हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस टेल्स पर। मैं हूं दिवाकर और हाजिर हैं मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है, जो कि एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम इस कड़ी में डिस्कस करने वाले हैं मैसूर और पंजाब राज्यों की उस समय की क्षेत्रीय स्थिति क्या थी, तथा उसके साथ उनका अंग्रेज़ों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कैसा संबंध रहा, कौन कौन से वार लड़े गए, कब कब लड़े गए, किस सिचुएशन में लड़े गए, किसने किसका साथ दिया। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि जो घटना चक्र का ये अध्यायवार कंपाइलेशन होता है फैक्ट्स का, उसके साथ साथ हम इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो इम्पोर्टेंट होते हैं या जो रिपीटेटिव नहीं होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि रणजीत सिंह, जो कि पंजाब राज्य के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं, ठीक है, उनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर। महासिंह एक बड़ा सा नाम है ना, महासिंह, रणजीत सिंह महासिंह। इस वजह से कुछ काफ़ी बड़े नेता हुए, एक्चुअली बड़े लीडर हुए, बड़े राजा हुए। हालांकि देखने ताकने में जो है या लुक वाइज बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थे, बहुत भौकाली नहीं थे, लेकिन फिर भी ठीक है। रणजीत सिंह जो है महासिंह के घर जन्म हुए थे 1780 में। ये चीज़ें आई होप कि थोड़ी सी कनेक्ट हो रही होंगी। 12 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, ठीक है। और 1792 से 1797 ईस्वी तक पंजाब का जो प्रशासन था उसका उसका प्रशासन देखा जा रहा था प्रशासन परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ रीजेंसी द्वारा, जिसमें कि इनकी माताजी, सास एवं दीवान लखपत राय थे, जिन्होंने शासन कार्य उस समय तक संभाला था। फिर क्या हुआ, 1797 यानी कि 17 साल की उम्र में ही, 17 ईयर्स की एज में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। तो ये बड़ी खास बात थी। देखिए वो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो शुरू से ही देखा जा सकता है कि मतलब विलक्षण क्वालिटी थी इनके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी थी। 1798 में क्या होता, अफगानिस्तान के साथ साथ जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और वापस वापस जाते समय उसकी जो तोपें थी वो चिनाब नदी में गिर गई। तो रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर उन्हें मतलब बिना किसी चार्ज के वापस कर दिया था, जिससे वो जो अफगान शासक था जमान शाह, वो काफ़ी खुश हुआ और उसने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। और इसी वजह से 1799 अगले साल में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि भी दी। तो जमान शाह से उनका संबंध काफ़ी ठीक ठाक हो गया, क्योंकि वो एक होता ना निस्वार्थ भाव से उन्होंने उनकी तोपें लौटा दी जो चिनाब नदी में गिर गई थी जमान शाह की। इस वजह से उसने उन्हें लाहौर का अधिकार प्रदान किया। अगले साल 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर को लाहौर पर अधिकार किया, फिर उसे अपनी राजधानी बनाया और जमान शाह ने ही उन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक, और उसे जो है अपना सूबेदार भी बनाया था लाहौर का। तो लाहौर रणजीत सिंह के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। इस चीज़ को मतलब एक कॉमन सेंस के तौर पर आप अपने दिमाग में बिठा लें कि लाहौर का संबंध रणजीत सिंह के साथ बहुत ही खास रहा है। तो अगर चीज़ें जनरली रणजीत सिंह से रिलेटेड पूछी जाती हैं और लाहौर ऑप्शन में, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि वही सही होगा। उन्होंने 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय जो है 18वीं शताब्दी में जो है ये पंजाब जो राज्य था वो लगभग 12 मिसल्स में विभाजित था। मिसल का मतलब समझ सकते हैं कि स्टेट का मतलब डिस्ट्रिक्ट समझ लें या फिर थोड़ा और बड़ा पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके अलग अलग 12 मिसल में डिवाइड था। तो इसमें से सुकर चकिया जो मिशन था वो रणजीत सिंह का था और ये भंगी मिसल से इन्होंने अमृतसर को छीन लिया। उसके बाद पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर, ठीक है, फिर से लाहौर जो है राजनैतिक राजधानी और धार्मिक राजधानी ऑब्वियसली अमृतसर, ठीक है। अमृतसर के अलावा और क्या हो सकती है। लायन ऑफ पंजाब भी उनको बोला जाता है, पंजाब का शेर, शेर पंजाब जिसे बोलते हैं ना, कि रणजीत सिंह को शेर पंजाब भी कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। फिर 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1834 में उन्होंने पेशावर को भी जीत लिया। तो तमाम जो पार्ट थे उस पंजाब राज्य के आसपास उसको उन्होंने अपने में मिला लिया। रणजीत सिंह एक योगी शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बचपन से ही जो है एक्चुअली अगर एक इम्पॉर्टेंट घटना इनके बचपन से रिलेटेड सुनाया जाए तो अब ये जो अगला स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख मेरी छीन लिया, दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये हुआ क्या था, ये बचपन की इनकी कहानी है।
इनको हो गया था स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, ठीक है, चेचक हो गया था। तो जिसकी वजह से उनकी एक आँख में जो है इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो स्कार बन गए, घाव घाव बन गए आँख में, जिसकी वजह से उनकी आँखों की एक आँख की रोशनी चली गई, ठीक है। तो अब देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड, देखिए किस तरीके से उसको उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी छीन ली, ठीक है। तो अच्छा, ये इसी के साथ ये भी आपको मतलब इस कहानी से ये भी पता चलता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। कोहिनूर हीरा जो है अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से जो है रणजीत सिंह को मिला था, ठीक। कोहिनूर की बात काफ़ी खासी है। तो मतलब रणजीत सिंह के पास भी कोहिनूर हीरा आया था, ओके। अब इसके पीछे भी एक कहानी थी कि मतलब शाह शुजा चाहता था कि राजा जो रणजीत सिंह थे वो अफ़गानों के खिलाफ जो है उसकी लड़ाई में मदद करें, इस वजह से उसने जो है रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका पुत्र जो खड़क सिंह था वो सिंहासन पर बैठता है। हालांकि वो काफ़ी अयोग्य था, उसे अफीम खाने की आदत थी, ठीक है, अफीम की लत थी। इसकी वजह से इनके शासनकाल के दौरान दरबार में शीघ्र ही दो विरोधी गुटों का उदय हो गया, ठीक है, जिसमें से एक गुट था संधा वालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, ये लोग, तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह का एक दूसरा गुट था। इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंदता हो गई, जिसके कारण पंजाब में अराजकता फैल गई, इनएस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो प्रशासन जो है अस्त व्यस्त हो गया। फिर क्या होता है कि बाद में आके जो राजा दलीप सिंह हैं वो आके वहाँ का कारभार संभालते हैं। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। ये एक्चुअली सवाल पूछा गया, इस वजह से इन्होंने इस फैक्ट में शामिल किया है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक, उसी तरीके से चिलियावाला भी एक जगह है पंजाब में ही, ठीक है। तो वो जो है उसका युद्ध लड़ा गया 13 जनवरी 1849 को। किसके किसके बीच? इस युद्ध में अंग्रेजी सेना और सिखों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड गफ ने तथा सिख सेना का नेतृत्व किया था शेर सिंह ने, ठीक है। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, इनकंक्लूसिव, ठीक है। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ऑब्वियसली 1848 से 56 तक 1856 तक लॉर्ड डलहौजी जो था इंडिया का गवर्नर जनरल था। तो ये चिलियावाला का जो युद्ध लड़ा गया है 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया है, ठीक है। अब आते हैं महाराजा दलीप सिंह के बारे में। महाराजा दलीप सिंह जो थे उन्हें सिख साम्राज्य, वो जो है सिख साम्राज्य के अंतिम योगी शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया, यानी कि 6 साल तक ही शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। उन्होंने रूस की यात्रा भी की। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये सब सवाल में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, घटना चक्र एकदम फैक्ट टू फैक्ट अपने कंपाइलेशन रखता है और जो सवाल पूछे जा चुके हैं या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट उसको ही शामिल करता है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1849 में हुआ क्या? सेकंड एंग्लो सिख युद्ध हुआ, ठीक है। एंग्लो सिख युद्ध जिसकी समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन में भेज दिया गया, ठीक है। अब यहीं से जो है अंग्रेज पंजाब पे अधिकार कर लेते हैं, उसको जो है अंग्रेजों द्वारा अपने मतलब अपने राज्य में, अपने एरिया में उसे विलय कर लेते हैं 1849 में। उसके बाद से पंजाब का स्वतंत्र जो अस्तित्व था वो ख़त्म हो जाता है। अब होता क्या, महाराजा दिलीप सिंह को जब ब्रिटेन में भेज दिया गया तो अक्टूबर 1893 में पेरिस यानी कि फ्रांस में उनका निधन हो जाता है, जबकि उनका अंतिम संस्कार जो है इंग्लैंड में हुआ। अब ये सब थोड़ा पेटिस पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या ही है, सवाल पूछे गए हैं तो इस वजह से इसको इंक्लूड करना पड़ता है। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक समिति बनाई, परिषद बनाया, ठीक है, जिसमें कि सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस माने 2 लॉरेंस थे तथा चार्ल्स ग्रेनविल मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, ओके। तो 1849 में विलय हुआ पंजाब का। फिर 3 लोगों की एक परिषद बनाई गई जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य बनाया गया। प्रथम अब आते हैं हम मैसूर के बारे में, ठीक है, मैसूर की तरफ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
1767-1769 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की विजय हुई। ठीक है। इस दौरान गवर्नर जनरल अंग्रेजों का गवर्नर था वेरेल्स था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1767 से 69 एक्चुअली ये 4 युद्ध लड़े गए हैं अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। ठीक है। तो इसमें पहला जो था 1767 से 1769 था। हैदर अली की विजय हुई। अंग्रेज गवर्नर था वेरेल्स्ट। निजाम, मराठे एवं अंग्रेज। देखिए फर्स्ट युद्ध में हुआ क्या, निजाम, मराठा और अंग्रेज इन तीनों लोगों ने मिलकर हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि बनाया। ठीक है, कि हम तीनों लोग एक साथ मिलकर हैदर अली के अगेंस्ट लड़ेंगे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग कर दिया, जिसमें उसने मराठों को धन दिया, निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी तरफ शामिल कर दिया और फिर कर्नाटक पर जाकर आक्रमण किया। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में। इस दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। इस बार क्या हुआ कि प्रीवियस टाइम पे निजाम मराठा जो है अंग्रेजों के साथ देने वाले थे, लेकिन इस बार निजाम और मराठों को हैदर अली ने अपने साथ मिलाकर उनके अगेंस्ट आक्रमण किया। कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया 1780 में। इस समय कर्नल बेली के अगेंस्ट लड़ाई थी। ठीक है, क्योंकि कर्नल बेली के अधीन ये अंग्रेजी सेना थी, जिसको हराकर एरकाट पर अधिकार कर लिया हैदर अली ने। ये सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध की बात है 1780 में। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। ठीक है, पोलीलूर नामक स्थान पर हेक्टर मुनरो की सेना को टीपू सुल्तान ने हरा दिया। अभी तो क्या था, अब तक अंग्रेजों की हार हो रही थी। अब आता है जनरल आयरकूट। ठीक है, अब क्या था इधर देखिए, अगर एक बार फिर से देखेंगे तो कर्नल वेली था। ठीक है, वेली था तो ये इतना इफेक्टिव नहीं था। इसकी बेली में जो है हैदर अली ने मतलब क्या बोलते हैं, अटैक करके इसको हरा दिया। लेकिन आयरकूट था, उसने खुद ही जो है हैदर अली को कूट दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझे। अगले साल 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ। कहाँ पर, जिसमें पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781, पोलीलूर जिसको कि टीपू ने जो है जीत लिया था अंग्रेजों से हेक्टर मुनरो को हराकर, तथा सेलुंगुर में हैदर अली को परास्त किया। 3 जगहों पर जनरल आयरकूट ने। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मैंगलोर की संधि, ये ध्यान देने वाली बात है। पहला जो था वो मद्रास की संधि हुई थी, इधर मैंगलोर की संधि हो रही है 1784 से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ 1784 में। ठीक है, अब चूंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो 1784 में युद्ध समाप्त होता है। तो उस समय जो मैसूर की सेना का नेतृत्व करता था वो था टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर जैकोबियन क्लब की स्थापना की तथा उसका मेंबर भी बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस तथा मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में, देखिए इसका जो टीपू सुल्तान का जो मतलब जो थिंकिंग थी या इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो थिंकिंग थी, वो बड़ी ही मतलब अग्रगामी सोच थी, एडवांस थिंकिंग थी। तो चालाक आदमी था एक तो, मतलब वैसे भी कुशल था वो, एक कुशल सेना नायक भी था, अच्छा योद्धा था। लेकिन उसके साथ ही साथ वो कूटनीतिक चीज़ें भी अच्छे से जानता था। इंटरनेशनल रिलेशन उसने स्ट्रॉन्ग किया था, खासतौर से फ्रांस के साथ। उसके साथ ही साथ ईरान, कस्तनतुनिया यानी कि जो कि करंट इस्तांबुल है, इस्तांबुल किसकी कैपिटल है ये बताएं आप कमेंट सेक्शन में। अफगानिस्तान, फ्रांस आदि के साथ उसने दूत मंडल भेजे तथा आधुनिक रीति रिवाजों के अनुसार दूतावासों की स्थापना की। ये बड़ा खास पॉइंट है कि किसने आधुनिक रीति रिवाजों के आधार पर विदेशों में अपने दूतावासों की स्थापना की, तो वो है टीपू सुल्तान। अब क्या होता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू होता है 1790 से 92 में, और इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। अब चूंकि श्रीरंगपट्टनम जो था वो टीपू सुल्तान की कैपिटल थी, तो वहीं पर जो है थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध की
संधि होती है। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से कॉर्नवालिस और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान था। आपको पता है कि 92 के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है। और ये अगर आप जानना चाहें कि फर्स्ट फर्स्ट वाला एक्चुअली सेकंड वाला 80 टू 84 में जो सेकंड हुआ था एंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि 1772 से लेके 1785 तक, ठीक है, फ्राम 1772 टू 1785 तक जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो वॉरेन हेस्टिंग्स का था। बहुत ईजी पड़ जाता है। ठीक है। और टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। ठीक है। इनके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली तथा स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1799 की बात है, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, आपको पता है, और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड में लॉर्ड समाज जो थे उन्होंने वेलेजली को माविवस या मार्किसेट की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश का, मतलब अड्यार डायनेस्टी का एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया। कह सकते हैं कि वो एक पपेट शासक था, कठपुतली शासक था अंग्रेजों का, तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। कुछ यहाँ से हम थोड़ा मैप के थ्रू देखेंगे कि पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में ये स्थिति थी मैसूर की, यहाँ तक था। ठीक है। ये नदर्न सरकार ये अंग्रेजों के कब्जे में था। फिर ये जो है यहाँ पे देखिए, ये भी अंग्रेजों का कब्जा था और ये निज़ाम की टेरिटरी थी। ठीक है। ये है फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मैसूर वार की स्थिति। सेकंड में क्या हो जाता है, सेकंड में अगर हम इसको देखें तो सेकंड में हमारे पास ये देखिए नदर्न सरकार पे अभी उनका कब्जा है। यहाँ पर आ जाता ये इतना भाग जो मिल गया पेशवाओं को मिल गया इधर, ठीक, क्योंकि इधर पेशवा की टेरिटरी थी। ठीक है। और यहाँ पर इतना जो टेरिटरी मिल गया ये निज़ाम ने अपने मिला लिया। फिर ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पर इतना, ये सारा माहे वाला ये सब रीजन जो है अंग्रेज़ों ने जीत लिया था मैसूर से। ठीक है। तो मैसूर धीरे धीरे सिमटता हुआ चला गया। ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार की स्थिति है। अब फोर्थ में क्या हुआ, फोर्थ में तो टीपू सुल्तान मारा ही गया। तब देखिए निज़ामों को इतना भाग मिल गया, मराठाओं को इतना भाग मिल गया, पेशवाओं को। ठीक है। और फिर जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इतना सब कब्जा कर लिया तो मैसूर और भी ज़्यादा सिमट गया। इस पर क्या अड्यार वंश का एक बालक जो है, बालक को इन्होंने बिठा दिया और पपेट शासक बना के रखा। बेगम समरू, अगला पॉइंट जो है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया। बेगम समरू एक्चुअली क्या थी, एक कन्वर्टेड कैथोलिक लेडी थी, यूरोपियन थी, जिनके की पति वाल्टर रेनहार्ड शाम्ब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। अब कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान करने में, जैसे कि बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रुहेला सरदार के खिलाफ जो इनकी प्रमुख भूमिका थी शाम्ब्रे की, इसके कारण उन्हें सरदना की जागीर प्रदान कर दी थी। किसने? बंगाल के नवाब नजफ खां ने। अब अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू ही जो है सरदना की शासिका बनी। तो ये सारी चीज़ें थी जो इन्होंने कंपाइलेशन में, फैक्ट्स कंपाइलेशन में दिए हैं। ठीक है। तो अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लेक्चर को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि शुरू करते हैं, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। आपने देखा कि उन्होंने श्रीनगर जीता, सॉरी कश्मीर जीता था। ठीक है। अमृतसर जीता था, ये सारी जीते थे। इस वजह से श्रीनगर जो है उनके राज्य में शामिल था, क्योंकि उन्होंने कश्मीर जीता हुआ था। ठीक है। कब जीता था? 1809 को अमृतसर की संधि हुई। ठीक है। और 1819 में कश्मीर उन्होंने अपने में मिला लिया था। 1834 में पेशावर तथा 1818 में मुल्तान। ये सारी चीज़ें, इस वजह से श्रीनगर उनके राज्य का पार्ट था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? हमने बताया था कि कुछ नहीं, अगर लाहौर ऑप्शन में है तो लाहौर ही रहेगा। ठीक है। लाहौर उनकी जो है राजधानी थी, और जो रिलीजियस कैपिटल थी, धार्मिक राजधानी, वो थी अमृतसर। ठीक है। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? अदालत आला, अगेन लाहौर। अदालत आला मतलब उनकी जो सर्वोच्च अदालत थी, जिसके कि वो खुद
मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे राजा रणजीत सिंह। ठीक है, और कहाँ पर थी, ये लाहौर में थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे, अफगान शासक शाह सूजा से। इसकी कहानी अगर हम देखना चाहें तो पंजाब में अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य का भाग था पंजाब। ठीक है, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात वहाँ पर क्या होता, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। मुल्तान, कश्मीर आदि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष जो सिख मिसल थे और सिख के पार्ट थे, उस पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों जैसे कि फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की मदद से 1809 में उसे विस्थापित कर दिया। अब जब उसे विस्थापित कर दिया तो शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह की से मदद मांगी और बदले में उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है, अगला सवाल है कि पूछ रहे हैं कि किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी मैं सभी धर्मों को एक समभाव से देखूं, समान भाव से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ऑब्वियसली हमने बताया था कि ये रणजीत सिंह है, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, आप यहाँ पे एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही दिया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वो थे दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह 1849 तक थे, उसके बाद पंजाब का विलय हो गया अंग्रेजों के मतलब राज्य में, क्षेत्र में। ठीक है, और वो जाकर इंग्लैंड में पेंशनधारी के रूप में अंग्रेजों के रहने लगे। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। एक्चुअली कौन सा एक कथन सत्य पूछा तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, गलत, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, सिख धर्म उन्होंने छोड़ा था और रूस की यात्रा पर भी गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पहला स्टेटमेंट इसका सही है। और उनकी अंत्येष्टि जैसे कि मैंने बताया इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था, हैदर अली विजयी हुए थे। ठीक है, कौन 1755 में 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी। इसका भी आंसर जो है देखिए, डिंडीगुल मैसूर में, मैसूर का जितना भी इम्पोर्टेंट आंसर है वो सब हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, तो इसका आंसर हैदर अली है। हुआ क्या कि 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर अधिकार कर लिया। फिर 1755 में कुछ वहाँ पर अनस्टेबिलिटी हुई, जिसके लिए मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को वहाँ पर भेजा। अब इसी दौरान 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया तथा इस किले को एक सैन्य चौकी के रूप में बदल दिया। उसी टाइम उसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी की थी 1755 में। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया। हमने खास तौर से इसको एम्फेसाइज किया था एक्सप्लेनेशन के दौरान, टीपू सुल्तान थे। ठीक है, जिन्होंने की फॉरेन पॉलिसी अच्छे से अपनाई थी। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोल्लीलूर में, किसके खिलाफ, हेक्टर मुनरो के खिलाफ। ठीक है, टीपू सुल्तान ने 1780 में हेक्टर मुनरो के खिलाफ जो है अंग्रेजी सेना को पोल्लीलूर में हराया था। ये अलग बात है, अगले साल 1781 में आयरकूट ने जो है हैदर अली को परास्त किया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की। ऑब्वियसली हमने बताया कि श्रीरंगपट्टनम को कैपिटल किसने बनाया था, टीपू सुल्तान ने। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई, टीपू सुल्तान के साथ हुई। ठीक है, कब हुई, 1792 में, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध में। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में हुई श्रीरंगपट्टनम संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था, जब तक वो नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों की हिरासत में रहेंगे। कार्नवालिस ने इस अपनी चाल के बारे में कहा था कि हमने अपना जो शत्रु है उसको भी पंग कर दिया तथा जो हमारे सहयोगी हैं उनको भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। सुमेलित वाला आप आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक तीर से 4 निशाने करने होते हैं। अब एक तो या तो सुमेलित पूछ ले, ठीक है, जैसे कि थोड़े जो डीप पूछना चाहते हैं तो सुमेलित वाला पूछ लेते हैं ताकि और ज़्यादा आपका नॉलेज चेक किया जाए। एक ही ऑप्शन में, एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन चेक हो जाता है। तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध
हैदर अली पराजित हुआ, गलत, हैदर अली जीता था। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक है। ठीक है। एक्चुअली ये अनिर्णित समाप्त हुआ था, कुछ ना कुछ हिस्सा तो मतलब अंग्रेजों ने ले ही लिया था मैसूर का। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। एक्चुअली सारे जो वॉर लड़े गए उसमें अंग्रेजों को कुछ ना कुछ भूभाग जो है मैसूर का मिला ही था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध में मारा गया। एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया गया है हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर से अगेन एक तीर से चार निशाने वाला सवाल, इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। एक्चुअली इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई थी, एक तो जो आलम शाह द्वितीय थे मुग़ल सम्राट, उनके साथ पहली संधि, और दूसरी जो अवध के नवाब थे, ठीक है, शुजाउद्दौला, उनके साथ हुई थी। ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। और मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि जो हुई थी वो तो एकदम सेकंड वाले में 1784 में ही हुई थी। ठीक है। सालवाई की संधि आपको पता है, ये एंग्लो मराठा युद्ध में 1782 में हुआ था। 1775 से 82 के बीच में जो एंग्लो मराठा युद्ध था उसमें हुआ था सालबाई की संधि। और मद्रास की संधि पहला वाला 1769 फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। सी में क्योंकि दिया ए का 4 और मैंगलोर का 2। ठीक है। सालबाई की फर्स्ट और मद्रास की थर्ड। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस ही कर दिया है। फिर से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अच्छा, अब तक सही पूछ रहा था, अब सही नहीं पूछ रहा है, यानी कि 3 स्टेटमेंट सही है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। एक्चुअली जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसको ये एकदम बहुत खास तरीके से याद होगा। ठीक है। फिलहाल हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। बाकी ऑप्शन देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाना स्थापित की है। बिल्कुल सही बात है। लाहौर, ध्यान दें लाहौर। ठीक है। अपनी उन्होंने मतलब कोर्ट भी वहाँ पर स्थापित किया था और राजधानी भी बनाई थी। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। ये बिल्कुल सही बात है। 4-5 जगहों पर और भी इन्होंने जो है ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें खोली थी। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये भी एकदम सही है। और पहला ही स्टेटमेंट जो है इसका वो गलत है। एक्चुअली ये अली मर्दान खान नहीं थे, मुर्शिद कुली खान थे। ठीक है। जिन्होंने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रदान की थी, जिसको कि बोलते हैं इजरा। ठीक है। इजारा व्यवस्था। ठीक है। इजारा व्यवस्था जो थी वो थी राजस्व कृषि पद्धति। ओके। जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर मतलब एक भूमि दी जाती थी, जो सबसे ज़्यादा बेहतर कॉन्ट्रैक्ट देता था या उसका राजस्व देता था उसको वो भूमि अर्पित कर दी जाती थी। ठीक है। मुर्शिद कुली खान को है पहला वाला। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल सही बात है कि एक पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था, लेकिन वो तृतीय युद्ध नहीं था, वो फर्स्ट युद्ध था। ठीक है। प्रथम पानीपत का युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, लेकिन वो हुआ था बाबर के द्वारा। ठीक है। तैमूर का वंश का जो शासक था वो बाबर था। बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। ठीक है। और तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। तृतीय जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। ठीक है। इसमें एक तो अहमद शाह अब्दाली था, दूसरा कौन था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर अभी एक्सप्लेनेशन में आ ही जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। चौथे में हुई थी, फोर्थ में। ठीक है। 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र था। ये बिल्कुल सही बात है। उसको गद्दार बोला जाता है मीर जाफ़र को। ठीक है। तो इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा सही, यानी कि सिर्फ बी वाला। ठीक है। देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना के बीच में, जिसमें मराठा सेना बुरी तरीके से परास्त हुई थी।
ओके। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पता है 1790 से 92 में हुआ था, जिसमें कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। उम्मीद करते हैं कि मैसूर राज और पंजाब राज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई होंगी। तो जैसा भी लेक्चर लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर करें, और अगर सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।